अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच में हूं आपका मेजबान हसनैन लियाकत। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला था। उम्मीद यह की जा रही थी कि इंडिया से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, लेकिन आज पाकिस्तान का जिस तरह बॉलिंग में आगाज हुआ वो भी शानदार था, जानदार था। उसके बाद फील्डिंग में आगाज भी शानदार जानदार था, क्योंकि हम जब तनकीद करते हैं तो फिर आपको बुरा लगता है। आज हर चीज को हमने शानदार कहना है। फिर पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप लगी, उसके बाद जब हमें लगा कि पाकिस्तान जीतने वाला है और जो विकेट गिरता था, क्या शानदार अंदाज में हमारे बल्लेबाज विकेट गंवाते थे। अजीबोगरीब तरीके से आज हमारे पाकिस्तानियों ने क्रिकेट खेली। और आज जो मैच था वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच था, लेकिन यह मैच से 4 सेमीफाइनल्स बेहतरीन टीमों का भी मैच था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल कर रही थी, पाकिस्तान भी स्ट्रगल कर रही थी। हमने पूरा मौका प्रोवाइड किया ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स को और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को। उन्होंने एक जबरदस्त स्कोर पुट किया और जो ऑस्ट्रेलियन टीम आउट ऑफ टच लग रही थी, आउट ऑफ फॉर्म लग रही थी, वो पाकिस्तान से मुकाबले के बाद यहां से यहां पहुंचाई। और जो पॉइंट्स टेबल है उसमें भी पाकिस्तान चौथे से 5वें में पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया जो कि पिछले दिनों में 7वें 8वें नंबर पर थी, वो अब टॉप 4 में शामिल हो चुकी है और वो एक खतरे की घंटी है। 367 रन उन्होंने बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। उसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 305 रन बनाकर आउट हुई और आखिरी के 5 ओवर्स पाकिस्तान खेलने से कासिर रहा। इस तमाम तो मैच के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जवाद ज़ियारत साहब। जवाद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उसके साथ साथ मौजूद है लेजेंडरी साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास के किंग और दुनिया क्रिकेट के कम उम्र तरीन क्रिकेटर जनाब हसन रजा साहब। हसन भाई आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने ऑस्ट्रेलिया को चूज किया था, आपकी टीम जीत गई माशाल्लाह से। थैंक यू वेरी मच। मेरी टीम जीत गई है, मगर मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान से खुद भी खेल चुका हूँ, मगर मुझे अंदर से अफसोस हो रहा है। मैंने एक वर्बली एज एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है और ओपिनियन साबित हो गया कि ऑस्ट्रेलिया टीम जीत गई है। मगर एक चीज़ थी कि 5 टाइम जो है वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुकी है टीम और 50 ओवर्स के गेम में उन्होंने शो किया है, उन्होंने अपनी क्लास शो की है कि क्रिकेट में, मॉडर्न क्रिकेट में किस तरह से खेला जाता है। और हम यही बात कर रहे हैं कि अगर मगर पे हम एशिया कप से चलते हुए आ रहे हैं मुसलसल कि आज इस प्लेयर को निकाल देंगे तो ये प्लेयर उसकी जगह आएगा और मैरिकल कर देगा, कोई सेंचुरी कर देगा या 5 आउट कर देगा। अगर उसको बिठा देंगे तो वो ऑलराउंडर को खिला देंगे, ऐसा हो जाएगा। देखें गेम स्ट्रेटजी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, जो टेक्निकल कमेटी बैठी हुई है, जो चीफ सिलेक्टर बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं पीसीबी में, जो पेड सैलरी पे हैं, उनको ये चीज़ें चाहिए देखना कि 24 करोड़ की अवाम एक्सपेक्टेशन क्या चाह रही है आपसे, क्या पॉजिटिव साइन हमें मिलने वाला है क्रिकेट से। मगर अभी तक पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है। हमारे पास किंग बाबर आजम हम कहते हैं उनको, मगर अंडर प्रेशर हुए हैं एज ए कैप्टन, एज ए ऑलराउंडर नवाज को हम कहते हैं, वो अंडर प्रेशर हुए हैं। और शादाब आपके वाइस कैप्टन थे, वो अल्लाह करके अभी थोड़ा सा ड्रॉप हो गए बाहर। टॉप बैटर्स आपके प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर फखर जमान थे, वो बाहर बैठ गए डगआउट में। तो फ्रंट पे लीड करने वाले प्लेयर्स वो हमें नजर ही नहीं आ रहे 3 साल से। और फिर वही डिबेट चल रही है कि चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक की जो है गिला ये नहीं है। जब 11 रुकनी टीम बन रही है तो 2 दिन पहले नहीं पता लग रहा था कि मिकी आदर से क्या बात चल रही है। मिकी आदर ने जो है वो ऑन द रिकॉर्ड बोला है कि चीफ सेलेक्टर का कोई ताल्लुक नहीं है इस टीम को सिलेक्ट करने के लिए। तो इतने बड़े लेजेंडरी हैं, उनको जब रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है हमारी कंट्री में, जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिन्होंने टेस्ट टीम को जिताया, इंजमाम उल हक चीफ सेलेक्टर, तो फिर मिकी आदर क्या कर रहे हैं वहाँ पर, मॉनी मॉर्कल बॉलिंग में क्या कर रहे हैं वहाँ पर, और अब्दुल रहमान कोच बैठे हुए हैं, वो डगआउट में बैठे होते, फिर वो ड्रेसिंग रूम में चले गए जैसे टीम की हालत बुरी होती गई। तो पाकिस्तान के लिए इतने पेड सैलरी पे ये चीज़ें जा रही हैं, तो ये क्या अर्निंग दे रही हैं, क्या इसमें हासिल हो रहा है कि लिस्ट ए में परफॉर्मर प्लेयर खेल रहे हैं। और पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, नेशनल टैलेंट, जो वर्ल्ड चैंपियन T20 में, वर्ल्ड कप में भी 50 ओवर में रह चुका है। वो एक बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आ रही है पाकिस्तान टीम में। जवाद साहब, बॉडी लैंग्वेज इनको नज़र नहीं आ रही है और मुझे तो आज लग रहा था कि पाकिस्तान एक पैथेटिक सी टीम है, क्योंकि पाकिस्तान का जो फील्डिंग का रिकॉर्ड था इस वर्ल्ड कप पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पहले उसामा मीर, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, फिर बाबर आजम, फिर मिसफील्ड्स। ये फील्डिंग का मयार बहुत ही ख़राब तरीन रहा आज के मैच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो फील्डिंग की करनी चाहिए, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज इन क्रिकेट इज़ के कैचेस विन यू मैचेस। अनफॉर्चुनेटली हमने स्टार्ट ऑफ ही बहुत बुरा किया। उसामा का पहला मैच था, हमने बहुत ज़्यादा उसको बोला उसके बारे में कि उसको खिलाया जाए। अनफॉर्चुनेटली ही ड्रॉप्ड अ सेटर और उसने आपको ना मैच बहुत हद तक कॉस्ट किया। और उसके बाद भी मेरे ख्याल में फील्डिंग जो दोबारा अब्दुल्ला ने कैच छोड़ा उसामा का, आई बिलीव वहाँ पे भी अगर 100 के बाद भी उनका कैच हो जाता ना तो पॉसिबली हम 360 पे ना जाते, स्कोर वुड हैव बीन 330 340 समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो जो 20-25-30 रन एक्स्ट्रा हुए, दोबारा अब्दुल्ला ने कैच छोड़ा, फिर एक बाबर आजम ने कैच छोड़ा। तो मेरे ख्याल में जब इस तरह के मैचेस में, बड़े मैचेस में जब आपको स्कोर पड़ रहा होता है ना, द बेस्ट थिंग योर बॉलर वांट्स यू टू डू इज ना कि वो आप अपने बॉलर को सपोर्ट करें। अनफॉर्चुनेटली शाहीन को उसामा सपोर्ट नहीं कर पाए, फिर उसामा को ना अब्दुल्ला सपोर्ट कर पाए और ना ही बाबर आजम सपोर्ट कर पाए। मेरे ख्याल में ओवरऑल
पिच बहुत अच्छा था, इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रैक टू बैट ऑन, आउटफील्ड बाउंड्रीज बहुत बड़ी नहीं थी, एक्सपेक्टेड था कि बड़े रन्स बनेंगे। मेरे ख्याल में थोड़ा सा पाकिस्तान टीम जो ना अंडर प्रेशर थी पिछले मैच की वजह से, जो उन्होंने पहले बैटिंग की थी रन्स नहीं कर पाए थे, वो भी प्रेशर था। कुछ ड्यू का जो फैक्टर उनके दिमाग में था कि ड्यू पड़ेगा तो वीड लाइक टू बैट सेकंड, वरना इस विकेट पे कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें आप पहले बैटिंग ना करते। तो टॉस जीत के जो आपने बैटिंग का फैसला किया वो भी थोड़ा सा बैकफायर किया। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, वो तो अपने आप को बचाने के लिए किया गया ना कि स्पिनर्स का ड्यू फैक्टर होगा, स्पिनर हमारे खिलाफ उतने इफेक्टिव नहीं होंगे, वो तो एक पर्सनल गेन के लिए फैसला था। स्पिनर्स कहां से स्पिनर्स आए? हमारे पास स्पिनर है नहीं, उनके स्पिनर की बात हो रही है। बैटिंग में बाबर को तंग ना कर सके, बाबर इनको को तंग ना कर सके। वो सेकंड में भी बैटिंग आई थी, जिस तरह से सेकंड में आई बैटिंग और जंपर ने दोबारा कमबैक किया है। क्रिकेट में आप चुप नहीं सकते। वो एक जमाना होता था कि थर्ड मैन फील्डर को भेजते थे कि यार इसको सेफ रखना है हमने, इसके पास बॉल नहीं जाएगा, शायद कोई कैच नहीं आएगा। तो अब ये क्रिकेट से निकले थोड़ा सा बाहर और इस मॉडर्न क्रिकेट में आए, जिस तरह से दुनिया मॉडर्न क्रिकेट खेल रही है। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल में लास्टली टू टॉप इट ऑफ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो आपने कैलकुलेशन किया था, जो आपको डर था पिछले मैच में अंडर परफॉर्म करने का इंडिया के अगेंस्ट, आपने 190 पे ऑल टीम बंडल्ड आउट हो गई थी, एक वो डर था और एक ड्यू फैक्टर का डर था ना, वो आपने बहुत ज्यादा जहन पे शायद हावी कर लिया। छोटा ग्राउंड था, मेरे ख्याल में टॉस आप जीते थे, दिस वाज अ गुड थिंग टू डू, और आपको पहले बैटिंग जरूर करनी चाहिए थी। लेकिन ये अब से इफ्स एंड बट्स की गेम है। मेरे ख्याल में मेनली वी लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ आवर फील्डिंग एंड इट वाज हॉरिबल is the best I could find out. असल में do you agree with जवाद के फील्डिंग आपके मुताबिक भी फील्डिंग ही थी? देखिए फील्डिंग बैटिंग पहले बनती है सबसे पहले। 4th पोजीशन पे आप अभी खेलने जा रहे हैं। 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया हार चुकी है, उनके बैटर्स जो हैं वो इनफॉर्म बैटर्स नहीं हैं। और जिस तरह से इंडिया का मैच हुआ, पिछले मैच हुआ, आप देखिए तो पूरी फेल हो गई, 200 रन पे टीम आउट हो गई थी। आज आपने जो है टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन करवा दिए उनसे। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने भी किए हैं 429 रन, मगर ये हाईएस्ट रन ऐसे करवाए आपने बैटिंग पैराडाइज पिच पे। फिर उसके बाद आपको पता है कि सेकंड बैटिंग आपने करनी है। ये बैटिंग सेकंड में चेस करने पड़ते हैं आपको जब विकेट हैंड्स रहती हैं आपके पास। अगेन फील्डिंग की हम बात कर रहे हैं कि फील्डिंग में वो क्लैप्स कर रहे हैं आप। अब्दुल्ला शफी ने कैच छोड़ा, 10 रन पे डेविड वार्नर का कैच छूटा, यानी कि उस प्लेयर का कैच छोड़ रहे हैं आप कि जो पूरे मैच का नक्शा बदल देता है। वो नक्शा पूरा चेंज कर दिया मैच का उन्होंने। 124 बॉल पे 163 रन की इनिंग्स के लिए अपनी इनिंग्स में उन्होंने 7 छक्के और 6 चौके लगाए, आउटस्टैंडिंग। और 16 से 17 छक्के दोनों बैट्समैन के दरमियान लग चुके हैं, बिटवीन वार्नर और जो मिचेल मार्श खेल रहे थे। और यही आप देखें कि मिचेल मार्श ने एक विराट कोहली का कैच छोड़ा था और वहां पर जाके क्या खमियाजा भुगतना पड़ा। तो क्रिकेट में इतने बड़े मैचेस में, वर्ल्ड कप में फील्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैचेस विन द मैचेस। और फिर अपोजिशन पे देखेंगे जिस तरह से कैच लिए हैं पाकिस्तान के, और अनबिलीवेबल फील्डिंग में आप देखें स्टोनिस ने मिडविकेट पे कैच लिया, सऊद शकील आउट हुए, उसके बाद नवाज के कैच देखें, कीपर के आप बिहाइंड द स्टंप्स कैच देखें। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वही फिर मैनेजमेंट पे आऊंगा कि क्या कर रहे हैं वहां पर इंडिया जैसी जगह पे जहां पर मैनेजमेंट करनी है। कैप्टनसी का भी तो है ना, कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा को देखें, कैप्टनसी बड़ी अच्छी करें। बवामा देखें, साउथ अफ्रीका कैप्टन, कहीं ना कहीं मैच में इन रहते हैं। अफगानिस्तान ने अपसेट किया है, वहां पर वो इन रहते हैं। सबसे बड़ी कैप्टनसी यही थी कि पैट कमिंस को क्रेडिट जाता है कि जब इफ्तिखार और बैटिंग करने आए, रिजवान जब बैटिंग कर रहे थे तो वहां पर 2 ओवर्स कराए फास्ट बॉलर्स के बाद वो एडम जंपा को लेके आ गए स्पिनर्स पे, विकेट टेकिंग बॉलिंग। यही वो विकेट टेकिंग बॉलिंग होती है, यही कैप्टनसी होती है। अब कैप्टन जो है हमारे अपने शेल से निकलेंगे बाहर अपनी परफॉर्मेंस से, या फिर वो कैप्टनसी करेंगे या प्लेयर को मोटिवेशन देंगे वो। अच्छा, इसमें एक और क्विकली ऐड करूंगा, जो डिफरेंस मेरे ख्याल में आज मैच में रहे ना, ओवरव्यू अगर हम देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो डिफरेंस मैच में रहे, वार्नर के 2 कैच छूटे, आपके दोनों ओपनर्स के भी 2 कैच छूटे, मतलब एक दोनों ओपनर्स का कैच छूटा है। वार्नर ने वो कैच जो अपने दोनों छूटे ना, ही मेड दैट काउंट, कैपिटलाइज किया। आपके दोनों ओपनर अनफॉर्चुनेटली वो कैपिटलाइज नहीं कर सके। द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड, उनकी फील्डिंग भी पुअर थी, लेट्स नॉट गो एनीवेयर एल्स, उनकी फील्डिंग भी पुअर थी, उनकी कैचिंग भी पुअर थी। बट द डिफरेंस इज के वार्नर, द ओनली डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया टुडे वाज डेविड वार्नर। उनकी बॉलिंग भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। जवाब साहब मुझे ये बताएं कि फील्डिंग का तो फैक्टर है ही है, पूरा पाकिस्तान है। बाज लोग कहते हैं बाबर आजम किंग हैं, बाज लोग कहते हैं वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि पाकिस्तान ने एवर प्रोड्यूस किए। मैं भी ये मानता हूँ कैप्टनसी की तो उनकी परफॉर्मेंसेज थी ही नहीं पिछले कुछ अरसे में, वो बिल्कुल डाउन एंड आउट थे एज ए कैप्टन। लेकिन अब अपने बल्ले से भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। तो एक तरफ कैप्टनसी का प्रेशर, एक तरफ अपनी फॉर्म का प्रेशर। ये बाबर आजम के शॉट से नहीं लगता कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, वो अपनी विकेट खुद कैजुअली दे के जाते हैं। देखिए कल के मैच में आपने जब जैसे प्री मैच एनालिसिस हमने किए थे तो मैंने आपको ये कहा था कि बाबर स्ट्रगल करने की शायद एक वजह बाबर की कैप्टनसी तो है, हसन भाई ने मेंशन किया था, लेकिन एक वजह मुझे ये भी लग रही थी कि बिकॉज ओपनिंग से स्टार्ट नहीं मिल रहा तो बाबर जो है वो कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम आज बाबर को स्टार्ट मिला। तो आज मेरे ख्याल में वो एक्सक्यूज भी चला गया कि वो स्टार्ट नहीं था उनके पास। देयर इज अनदर फैक्टर के जब भी कोई बड़ा मैच हो रहा है, कोई बड़ा मैच में चेस करना था, देखो बाबर आजम पाकिस्तान का मेरे
अगेन अभी भी आई से ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन द कंट्री राइट नाउ। बहुत ज़्यादा उन्होंने सर्व किया भी और वो करेंगे भी आगे, और एबिलिटी भी है। बट जो भी बड़ा मैच है जिसमें बड़े रन्स लग रहे हैं, स्पेशली जब आप चेज में जा रहे हैं 300, 350, 450 रन या 300 से ऊपर रन जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली बाबर उस मैच में चलता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। गो टू स्टैट्स, आप अपने स्टैट्स जाके चेक करें, जिस मैच में भी 300, 350 लग रहा है, लाइक 5 मैचों में लगा है, तो बाबर की एक मैच में परफॉर्मेंस आ रही है। तो आज भी हम जो मैच में शॉट है ना, वो बाबर के 20, 25, 30 रन आज हम शॉट थे। अगर बाबर ने जो 18 किए या 20 किए, वो 50 या 60 करते ना, वी वुड हैव वॉन दिस मैच। और एज फार एज इज डिसमिसल्स आर कंसर्न, मेरे ख्याल में एक तो बैकफुट पे जा रहे हैं, बैकफुट पे जाके शॉट को एलिवेट नहीं कर पा रहे हैं। और हमने यही देखा था एग्जैक्टली नीदरलैंड्स वाले मैच में भी एग्जैक्ट सेम पोजीशन में कैच आउट हुए थे, और आज के मैच में भी कमिंस की एग्जैक्टली सेम, जैम्बा की बॉल पे कमिंस एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे आउट हो रहे हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि वो बैकफुट पे तो रॉक ठीक कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा, मेरी पर्सनल फीलिंग है, हसन भाई आपको ज्यादा व्यू देंगे बैटिंग के ऊपर, मेरी पर्सनल फीलिंग ये कि वो बैकफुट पे जा रहे हैं और थोड़ा लेट हो रहे हैं। लेट होने की वजह से वो बॉल के अंडर नहीं आ पा रहे और उसको प्रॉपर्ली स्कूप नहीं कर पा रहे। विराट कोहली लेट क्यों नहीं होते इस बॉल पे, रोहित शर्मा लेट क्यों नहीं होते इस बॉल पे, असल में दिस इज व्हाट और मकरम जैसे प्लेयर्स है वो लेट क्यों नहीं होते इस शॉट पे? डेफिशिएंसी है ना, मैं यही तो कह रहा हूं, डेफिशिएंसी है। देखें, आपने मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हम पहले ही बताते हैं कि बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही, या ये कोई नॉर्मल क्रिकेट नहीं हो रही है, ये वर्ल्ड कप हो रहा है। इसकी इवेंट की तैयारी क्या की हुई है आपने? और हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात करते हैं, प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, वहाँ क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि ऑन द पिच आपको 11 फील्डर नहीं आ रहे कि वो कहाँ खड़े हुए, 3 फील्डर ऑन साइड पे होते हैं और उसके बाद बाकी फील्डर ऑफ साइड पे होते हैं। शॉर्ट बॉल था वो, और उसको आपने ऐसे स्विप करके खेला है, उसको हाई शॉट खेलना है ऊपर मिडिल पे जहाँ गैप होता है। वही बैटिंग लाइनअप में आप देखें, उसामा मीर जब एज ए लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे, तो स्पिन बॉल हो रहा है, फ्लाइट से कह रहे हैं, 3 बैक टू बैक बाउंड्रियां डेविड वार्नर ने एक्स्ट्रा कवर पे मारी है। तो आपको एक्स्ट्रा कवर बिटवीन मिड ऑफ के पास गैप कहां पर है, मैंने कहां टाइम कर रहा है, कहां क्रीज से निकल के शॉट खेलनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो शॉट सिलेक्शन बैटिंग में कहीं ना कहीं हमें नजर नहीं आ रही। मैं कहूंगा, लेकिन शायद आप बुरा मान जाए, आवाम बुरा मान जाए, कि आप जब कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली का और बाबर आजम का ना, ये फेयर कंपैरिजन नहीं है। विराट कोहली जब चेस पे जाते हैं ना जवाद भाई, तो वो इस तरह जाते हैं कि फ्लुएंसी में चेज में जाते हैं, बहुत ही फ्लुएंसी में वो चेज में होते हैं, और ये उनका आज का रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, ये उनका रिकॉर्ड है 2011 से लेके अभी तक, वो जब से क्रिकेट खेले, बल्कि इससे भी पहले का। लेकिन जब वो स्टार्ट में कोई भी प्लेयर है ना, सचिन तेंदुलकर हमें देखा है कि वो स्ट्रगल किया करते थे इस तरह चेज में जाते हुए, या फिर वो जब सेंचुरी लगाया करते थे तो इंडिया कप ही जीता करता था। बाबर आजम के साथ ये प्रॉब्लम अब 2-3 साल से हो गया कि बड़े मैच में बाबर आजम उसका परफॉर्म नहीं कर रहे। अब मैंने अभी भी मेंशन किया, आई 100% एग्री कि जब बड़ा मैच होता है, स्पेशली बड़े मैच में जब आप चेस पे जा रहे हैं, जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, ही इज डूइंग वेल, लेकिन बड़े मैच में जब आप चेस पे जा रहे हैं ना, तो फिर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इट हैज गॉट समथिंग टू डू विद, मैंने अभी जिस तरह मैंने कहा ना कि वो लेट जा रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली हिज फॉल्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये किसी और की फॉल्ट है, ये बाबर की फॉल्ट है कि वो लेट हो रहा है, तो ये उसी की गलती है कि वो बॉल उसको चेक ही नहीं हो रहा, बॉल बहुत जल्दी अंदर आ रहा है और वो बहुत लेट पीछे जा रहा है। प्लीज बिल्कुल, क्रिकेट में जो है ठीक जी जवाब। अच्छा, ये बताइए कि जो बाबर आजम के मसाइल चल रहे हैं, ये मसाइल कब तक ठीक होंगे? अब देखिए, मेरे ख्याल में मसाइल ये तो उनको खुद अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि यार, अगर पहली बात तो ये कि मैंने पिछले मैच में भी यही कहा था, इस मैच में भी ये कह रहा हूँ, यू नॉट सीइंग कि बाबर अपने जो है फीट यूज नहीं कर पा रहा। दैट इज वेरी वेरी मेरे लिए बहुत अमेजिंग है कि बाबर जैसी क्लास का प्लेयर वो अपनी फीट यूज नहीं कर पा रहा, और जो एट मैक्सिमम वो कर रहा है वो रॉक बैक कर रहा है, रॉक बैक करके उसको पंच करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो उनको ये शॉट से निकलना पड़ेगा। ये शॉट अगर आपकी नहीं लग रही, इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, तो मेरे ख्याल में आप ये शॉट मारना बंद करें। दूसरा ये है कि जब आप फ्लैट बैट इसको करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तभी वो फील्डर के हाथ में जा रही है। रादर आप उसको, अगर आपने खेलनी है ये शॉट, तो फिर आप उसको स्कूप करें। वन थिंग मोर मैं मेंशन करता हूं, जब डेविड वार्नर को आप ये शॉट खेलते हुए देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि वो जमीन पे लेट के शॉट मार रहे हैं। सो लो, डेविड वार्नर इतना नीचे चला जाता है कि ऐसा लगता है लिटरली जमीन पे खेल के आपको उठा रहा है। हम अनफॉर्चुनेटली नीचे भी नहीं जा रहे हैं और पीछे जा रहे हैं, और फिर क्विक भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा इशू जरूर आ रही है बाबर के साथ। नथिंग ही कैन नॉट फिक्स, लेकिन ही नीड्स टू फिक्स दिस वेरी वेरी फास्ट। जी हसन भाई, देखिए, क्रिकेट में आप बता रहे हैं ना, जिससे 360 क्रिकेट होती है, डायमेंशन होती है क्रिकेट की बैटिंग में क्रीज पे जाके, कि जब भी कोई बैटर जाता है वो सबसे पहले मैच में वार्म अप करता है, उसके बाद वो पिच ऑफ द स्क्वायर देखता है कि इस ग्राउंड पे आज कितनी बड़ी बाउंड्री है, स्क्वायर पे है, ऑन साइड पे है, सामने है, कहाँ पर है। बाउंड्रियाँ छोटी थी मगर फिर भी आप जोर से हिट करने जा रहे हैं। अब्दुल्ला शफी की मिसाल दे रहा हूँ, आप फिर उसके बाद इमाम उल हक की मिसाल दे रहा हूँ कि आपने पॉइंट पे वो बॉल खेलना है और स्लैश करते हुए थर्ड मैन पे जा रहा है वो। तो वही ऑस्ट्रेलियन प्लेयर खेले थे, उन्होंने टारगेट किया होता है। डेविड वार्नर ने शॉट मारा है आज, स्वीप पे जो शॉट मारा, हारिस रऊफ को बॉलिंग राउंड बॉल कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड बैटर्स को। और कौन बॉलिंग कोच है, मोनी मॉर्कल कोच हैं, वो बता नहीं सकते कि एक लेवल 3, लेवल 4, 5 कोचिंग स्टैट्स होते क्या हैं कि आप डिलीवर करना है, अगले को डिलीवर क्या करना है, कि वो मिस्टेक बताएंगे कि जहां पर वीकनेस होगी। सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया डेविड वार्नर का लेग स्टंप पे था,
और आप हसन अली को और फास्ट बॉलिंग को बॉलिंग राउंड करवा के जो है ऑन साइड पे बॉल करवा रहे हैं, जहां पर उन्होंने बैक टू बैक शॉट्स खेले। अगेन वही कि जो भी प्लेयर आता है मॉडर्न क्रिकेट में, सबसे पहले जो है सामने खेलना है आपने वी में स्ट्रेट, उसके बाद फिर जाके आप स्क्वायर पे खेलते हैं, बॉलर थोड़ा बैकफुट पे आता है, इनसाइड आउट खेलते हैं। जितने आप साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स देख रहे हैं, डी कॉक हो गया, मकरम हो गया, सारे स्ट्रेट खेलते हैं शुरू में आके, आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल मिलती है वहां कट खेलते हैं। हमारे यहाँ पहले हम बैकफुट पे जाते हैं, उसके बाद फिर फ्रंट फुट पे आते हैं, यही फर्क है बैटिंग। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की स्पेशली बॉलिंग के हवाले से। जो रन्स हमने पहली इनिंग्स में लीक किए और स्पेशली पहले 20-25 ओवर्स में पाकिस्तान के बॉलर्स इतने बेबस नजर आ रहे थे कि मैच में सिर्फ दो ही शख्स नजर आ रहे थे, एक वार्नर और एक मिच मार्श। बाकी तमाम के तमाम 11 प्लेयर्स पाकिस्तान के लिटरली, अगर मैं ये लफ्ज कहूं तो गलत नहीं होगा, कि मजलूम लग रहे। तो इस तरह लग रहा था कि इनकी भी इमदाद करनी पड़ेगी पाकिस्तान गवर्नमेंट को वहां पे जाके। सबसे पहले थोड़ा सा मैच समरी के ऊपर नजर डालते हैं। मैच समरी देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ मैच में और पाकिस्तानी बॉलर्स के क्या फिगर्स थे, और उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर्स के हवाले से भी बात करेंगे और फिर पाकिस्तान के बैटर्स की भी। ऑस्ट्रेलिया पुट 367 for 9 in 62 in 50 overs. David Warner 163 for 124 deliveries. Mitch Marsh 121 in 108 deliveries. Marcus Stone is 21 in 24 deliveries, and Josh English 13 in 9 deliveries. Shaheen Shah Afridi was peak of the bowler from Pakistan, 54 for 5. He got 5 for in 10 overs. He was very impressive from start. कोई runs leak नहीं किए और wickets नहीं मिले थे start में इनको, लेकिन he was impressive. Haris Rauf, look at the figure of Haris Rauf, 83 for 3 in 8 overs. Osama Mir, the new inclusion, didn't complete his quota, 82 for 1 in 9 overs. And Iftikhar Ahmed was the second most successful bowler after Shaheen Shah Afridi, 37 for none in 8 overs. When we talk about Pakistan, Pakistan 305 for 10 in 45.3 overs. अभी हम 5 overs बाकी थे, वो खेल नहीं सके। इमामुल्लाह got excellent start, 70 in 71 deliveries. Abdullah Shafiq 64 in 61 deliveries. Mohammad Rizwan 46 in 40 deliveries. Saud Shakil 30 in 31 deliveries. Adam Zampa 53 for 4 in 10 overs. Pat Cummins, captain, leading from the front, 62 for 2 in 7.3 overs. Marcus Stone is 40 for 2 in 5 overs, and Josh Hazlewood was impressive, 37 for 1 in 10. Australia won by 62 runs. When you talk about, sir, Pakistan bowling, there is only one positive, that is Shaheen Shah Afridi. Otherwise, जवाद आज मैं अगर आपसे बात करूं तो मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं होगी कि पाकिस्तान को जो बॉलिंग अटैक होता था हसन भाई के ज़माने में या उससे बाद भी, अभी आप रिसेंट पास में भी देख लें, पाकिस्तान के बॉलर से दुनिया डरा करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान के बॉलर्स की धुलाई होती है और खूब धुलाई होती है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में आज कहना पड़ेगा, आई एम वेरी हैप्पी विद शाहीन शाह अफरीदी। बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने आज की है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने 5 विकेट लिए। ट्रस्ट मी, अगर यही फिगर्स उनकी 2 विकेट पे भी होती ना, तो आई वुड हैव सेड एग्जैक्टली द सेम थिंग। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने रियलाइज़ किया कि पहले ही ओवर में जब वो आया, उन्होंने एक पहला बॉल आगे किया तो मार्श ने उनको छक्का मार दिया। उसी वक्त से उन्होंने अपनी लेंथ खींच ली और लाइन और लेंथ पे बॉल करते रहे। तीसरा ओवर जो उन्होंने मार्श को डॉट मेडन किया, दैट वाज एक्सीलेंट। ये वही ओवर है जो मैं कॉल कर रहा था कि जो बुमराह ने हमारे इंडिया पाकिस्तान के मैच में कराया था अब्दुल्ला शफीक के अगेंस्ट, एग्जैक्टली वही ओवर आज शाहीन शाह अफरीदी ने कराया। बहुत जल्दी लर्न कर लिया कि यार ये अगैन ये वो वाली पिच दोबारा नहीं है, आगे करने का कोई फायदा नहीं है, अपनी बॉल खींच के करूंगा। तो मेरे ख्याल में फर्स्ट स्पेल में ही वॉज एक्सीलेंट, सेकंड स्पेल में ही वॉज गुड, एंड द कम बैक स्पेल थर्ड स्पेल ही वॉज एक्सीलेंट अगैन। तो मेरे ख्याल में जब हम किसी चीज़ की किसी को हम ब्लेम करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो जब वो अच्छा कर रहा है तो हमें तारीफ भी करनी चाहिए, एंड शाहीन शाह अफरीदी टुडे वाज एक्सेप्शनल। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये हुई कि इसके अलावा तो सारी ही प्रॉब्लम्स है जवाद साहब। देखो उसके अलावा प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमने पहले डिस्कस किया, काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट के शुरू में भी किया था कि मुझे पर्सनल फीलिंग ये थी कि जो भी पेसर है, जो बंदा बहुत तेज़ बॉल करेगा ना इस टूर्नामेंट में, वो स्ट्रगल करेगा। तो जनरली आई फेल्ट कि हारिस रऊफ जो इस टूर्नामेंट में मुझे स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट हारिस रऊफ की बॉलिंग आज वाज एब्सोल्युटली टेरेबल। वो क्यों टेरेबल थी? क्योंकि ही वाज वेवर्ड, ऑफ स्टंप के बाहर बहुत ज़्यादा थे। जो उन्होंने 3 चौके एक ओवर में खाए मिचेल मार्श से पहले ही ओवर में, वो एग्जैक्टली सेम जगह के ऊपर एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम बॉल्स करके, और पहला चौका जो उस ओवर का खाया इन्होंने डेविड वार्नर से, वो लेफ्टी को एग्जैक्टली सेम पोजीशन में। तो मेरे ख्याल में हारिस टुडे वाज आउट ऑफ सॉर्ट्स। आते ही ऑस्ट्रेलिया ने उनको अटैक जरूर किया, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया का उसमें कमाल था ना, तो उसमें हारिस रऊफ की भी ही हैड अ वेरी बैड डे टुडे टू स्टार्ट ऑफ थिंग्स, और उनका जो मार पड़ना था ना, वो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा पीछे ले गया गेम में कि हम वहाँ से रिकवरी कर ही नहीं पाए। तो मेरे ख्याल में टुडे हर दिन कोई ना कोई मेरे ख्याल में एक विलन होता है। आज का विलन मेरे ख्याल में वो हारिस रऊफ, टू बी वेरी स्पेसिफिक। सर आपके नज़दीक आज का विलन कौन था? हारिस रऊफ, हसन अली, ओसामा मीर? जिस तरह के दुनिया के हालात चल रहे हैं इस वक्त, और मैं कहूँगा कि या अल्लाह, भारत में जो 11
पाकिस्तानी प्लेयर्स हमारे फंसे हैं, खैरियत से वापस लेके आए। और जिस तरह से क्रिकेट हो रही है, ना फील्डिंग में दिल चाह रहा है किसी का खेलने का, ना मैच जीतने का दिल चाह रहा है। जिस तरह से कैचेस ड्रॉप किए हैं, अगेन फिर कैचेस की बात हो गई कि हम वो एक मैच जीते जीते बिल्कुल एकदम से पीछे जा रहे होते हैं। अब जहाँ पर आपको जीतना होता है, जहाँ कैप्टेंसी दिखानी होती है, वहाँ पर आप बैकफुट पे हो जाते हैं। अगेन कैचेस अगर आपने छोड़ दिए हैं तो 300 रन आपने किए, उसके बाद फिर वो पार्टनरशिप थी जहाँ पर सऊद, शकील और रिजवान खेल रहे थे, वहाँ से जो है ये मैच चेज हो सकता था। हमेशा चेज होने में यही होता है कि आप जो है ना वो टारगेट पे जाएं, उसके बाद विकेट हैंड्स होने चाहिए आपके पास। तो वो विकेट हैंड्स नहीं थे। जिस तरह एडम जम्पर ने बॉलिंग करी, नो डाउट अच्छी बॉलिंग करी, उन्होंने स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करी है। उनको पता है कि रिजवान जो शफल करके वो ऑन साइड पे खेलते हैं, 70% ऑलमोस्ट जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी वो T20 या 50 ओवर्स ऑन साइड पे शॉट खेल रहे होते हैं। और फिर एक्सपेक्टेशन वही हमारी, हम देख रहे थे कि स्कोर कार्ड में कि एज ए ऑलराउंडर नवाज खेल रहे हैं, 39 रन उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले 4-5 साल से खेल रहे हैं, पिछले 5 साल से खेले हैं। 39 रन एज ए ऑलराउंडर उनके स्टैट्स हैं बैटिंग में। और उसके बाद फिर बॉलिंग में भी मुझे पता 50 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं वो। आई थिंक एक मैच पर खेला 39-40 की है ना, 44 की है समथिंग, किसकी? नवाज की बॉलिंग में। मेरे ख्याल में समथिंग लाइक 40। something अभी like एक मैच ही वाज गुड, लेकिन लेटली पिछले 5-10 मैचेस की वजह से ना थोड़ी सी गिर और गई शुरू है। में आए तो ऑलमोस्ट 13 डॉट बॉल्स उन्होंने 12 डॉट बॉल्स के लिए 4-5 रन बनाए हुए थे। तो यही हम क्लास बता रहे हैं कि किस तरह से आप खेल रहे हैं क्रिकेट और क्या मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाले हैं। हम पहले तो कह रहे थे कि 6 मैच रह गए हैं, 4 मैचेस अगर पाकिस्तान जीत जाएगी तो हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। फॉर गॉड से जो मैचेस हो रहे हैं आने वाले, उसमें क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप शाहीन शाह भी सारा प्रेशर डाले जा रहे हैं बॉलिंग में। 54 रन दिए उन्होंने, 5 आउट किए। और एप्रिसिएशन इस सबसे पहले मैं शाहीन को दूंगा कि जिस तरह से उसामा से कैच छूटा है उस टाइम पे, कि वो उसके बाद उन्होंने कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई, कोई एग्रेशन नहीं दिखाया। अदरवाइज पहला मैच वो खेले में इंटरनेशनल खेलेगा का, अगर मेरे ख्याल में यही कैच हारिस रऊफ की बॉल में छूट जाता तो कुछ ना कुछ ग्राउंड में हो जाता आज डेविड वार्नर जिस तरह से वो मेन बैटर्स थे। तो वहां से मैच का नक्शा बदला। उसके बाद फिर अगेन अपने कैप्टनसी फील्ड में नहीं करी, आप गिव अप कर गए थे बहुत ज्यादा एज ए कैप्टन बाबर आजम, और वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये 50 ओवर फेंकने किस तरह से फील्ड में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है ना, मेरे ख्याल में हम ये भी मेंशन करते चले, उसामा ऑल्दो वाज एक्सपेंसिव। 9 ओवरों में 82 रन का मतलब है कि आपने 9 रन की एवरेज से रन्स दिए हुए। बट पहले मैंने कल भी कहा था कि उसके साथ थोड़ा सा पेशेंस रहेगा, क्योंकि लोग हमारे फैंस जो है ना जनरली हमारे समेत ना बहुत ज़्यादा रिएक्शन, जाहिर है जब कोई हारता है तो अच्छा नहीं लगता और आपको गुस्सा आता है उस बात के ऊपर। लेकिन बार बार कह रहा हूँ कि उसके साथ थोड़ा सा पेशेंट रहेगा। पिछले एशिया कप में देख लें या आज तक से पिछले जितने मैचेस हुए हैं, किसी भी मैच में आपका स्पिनर लगा नहीं है। आपको चाहे ये बात पसंद आएगी या नहीं लगेगी, आज आपका स्पिनर लग रहा था। आपकी बॉल टर्न हो रही थी, बैट्समैन को ट्रबल हो रही थी, सर उसको अच्छे गेंद पे चौके छक्के लगे। एग्जैक्टली। देखो कुछ उसने ओवर पिच बॉलें जरूर किया, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ उसकी चीजें बेहतर हो जाएंगी। बट ही फॉक्स्ड आउट स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की टीम में इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन। उसने पहले उसको कैच कॉट बैंड कराने की कोशिश की, वो स्लिप में कैच बाबर से ड्रॉप हुआ और फिर उसके बाद अपनी ही बॉलिंग पे उन्होंने कैच आउट कराया। ऐसा नहीं हुआ कि स्टीव स्मिथ बाउंड्री पे कैच आउट हो रहे हैं या कोई किसी और तरीके से, तो उन्होंने बेसिकली दोनों दफा उसको ट्रिक करके आउट किया। ही वाज एक्चुअली टर्निंग द बॉल। कुछ दफा डेविड वार्नर को भी बॉल एकदम जैक बैक हुआ, ऊपर चढ़ा तो हाथ पे लगा के बाद। एग्जैक्टली। तो माय पॉइंट इज कि पहली दफा इन ऑल दीज डेज ना, जो एशिया कप में और ये पिछले 3 मैचों के बाद आपको लगा कि एक स्पिनर एक्चुअली बॉलिंग कर रहा है। तो थोड़ा सा प्लीज टू द रिक्वेस्ट टू द फैंस के यार प्लीज थोड़ा सा पेशेंट रहिएगा, और रिक्वेस्ट टू द बाबर आजम एंड कंपनी है, एवरीबडी जी, एवरीबडी। और दूसरा ये है कि कुछ आज जब हम ये मैच देख रहे थे तो किसी फैन ने कमेंट किया सर कि देखा है शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहा है। मैंने कहा यार भाई, शादाब खान पिछले 10 महीने से शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहा है। अगर उस लड़के ने पहला मैच खेला है 2-3 कर दिए तो जस्ट काम डाउन, रिलैक्स। जवाद भाई मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आप पाकिस्तान की बहुत साइड ले रहे हैं। यानी कि मुझे लग रहा है कि मिकी आदर को मशवरे दे दें ऐसे, ताकि मजीद 2-3 साल और वो कोच रहे और ऐसी परफॉर्मेंस होती रहे पाकिस्तान टीम की। असल में साइड इसलिए ले रहा हूँ, इन ऑल ऑनेस्टी डिसअपॉइंटेड हूँ कि हम मैच हारे हैं, लेकिन बहुत मिजरेबली नहीं हारे मैच मेरे ख्याल में। आपके पास बहुत हो लड़के हारे, आज बैटिंग में और आज खेल रहे थे लड़के। लेकिन बैटिंग की तरफ तो मैं आऊंगा, लेकिन हसन भाई मुझे ये बताइएगा, आपकी भी एक्सपर्टीज है, आपने पाकिस्तान के साथ बहुत लंबे अरसे तक क्रिकेट खेली, तकरीबन 10-12 साल तक तो आप टीम में रहे। आपकी भी आनिया जानिया हम देखते थे, हसन रजा आ रहे हैं, हसन रजा जा रहे हैं, हसन रजा आ रहे हैं, हसन रजा जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसामा मीर के साथ ये काम ना हो। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जिस तरह का बेंगलोर का ग्राउंड है, आपने यहाँ पे क्रिकेट खेली है, अगर आज शादाब खान होते तो उनका क्या हाल होता है, ये अवाम को आप बताइए। शादाब खान अगर होते तो मेरे ख्याल में जिस तरह से डेविड वार्नर के बैट से रन निकले हैं आज, और जिस तरह से दोनों की पार्टनरशिप लगी है, दोनों जो बैट्समैन खेल रहे थे, मार्च 250 रन से ऊपर की पार्टनरशिप हुई है। मेरे ख्याल में मैक्सवेल आउट हो गए जल्दी, तो टारगेट यही था कि शादाब जैसे बॉलर अगर आए, तो जब 83 रन जो है हारिस रऊफ ने दिए 3 आउट करके, तो शादाब मेरे ख्याल में 93 रन देते
और 93 थोड़ा सा कम बताएं, वैसे 10-12 कम बता गए इतने देते हैं जिस तरह से वो फ्लाइट लिवरेज दे गए, और जिस तरह से सकलेन भाई की वजह से, आज बाउंड्री जो है सकलेन भाई की वजह से आप लिवरेज दे गए शायद। सकलैन भाई की वजह से, अब वजह किसी की भी हो सकती है, मगर वही बात आ जाती है कि अफसोस होता है कि ये एक्सपेक्टेशन जो है लोग लगा के बैठे होते हैं कि शायद अगर मगर से हो जाएगा गुजारा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मॉडर्न क्रिकेट है, ये मॉडर्न क्रिकेट में आपको जो है कुछ एग्जीक्यूट करना पड़ता है ग्राउंड में जाके। मुझे याद है कि सारा कप में मैंने ब्रायन लारा का कैच लिया था वसीम भाई की बॉल पे लॉन्ग ऑन की तरफ, उसके बाद 4 वनडे मेरे पक्के हो गए थे एज ए फील्डर, बैटर नहीं मैं एज ए फील्डिंग में, और शुएब मलिक भी हम लोग एज ए फील्डर खेलते थे उस टाइम पे। और एक कैच अगर छूट जाता था उसके बाद हम 4 मैच बाहर बैठते थे फिर, और उसके बाद अपनी बैटिंग का इंतजार करते थे, और जितने भी सीनियर्स हमसे थ्रो डाउन करवाते थे क्योंकि स्टिक का जमाना नहीं था उस टाइम पे, और उसके बाद थ्रो डाउन करवाना है आपने, बॉले लेके आगे और सीनियर्स को थ्रो डाउन करवाना है। तो यही 1-2 चीजें ऐसी होनी चाहिए हमारे प्लेयर के साथ कि पहले डोमेस्टिक खेलें पाकिस्तान में आके और फ्रेंचाइज क्रिकेट से थोड़ा दूर किया जाए, उसके बाद अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करें और फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस करके वापस अपनी उस रूटीन में आए जिस तरह से आप ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान टीम के लिए खेलते थे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आपके सवाल को रीफ्रेज करते हैं। व्हाट इज इट विद ओसामा मीर और छोटे ग्राउंड की मोहब्बत? क्योंकि जब आपकी न्यूजीलैंड का सीरीज हो रही थी, आपको याद होगा, ओसामा डिड नॉट गेट अ मैच इन लाहौर, बट जैसे आप रावलपिंडी तशरीफ लाए, पहला मैच वो जो छोटी बाउंड्री पे आपने ओसामा मीर को खिलाया, तो ओसामा मीर की क्या मोहब्बत है छोटे ग्राउंड? सर मैं बताऊं, प्लीज, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि कल बेंगलोर के ग्राउंड में हमने शादाब खान को इस वजह से अप्लाई नहीं किया, हमें पता था कि शादाब खान महंगा साबित होगा और वैसे भी शोर हो रहा है, तो हमने शादाब खान को सेव कर लिया, ओसामा मीर को अवाम के सामने रख दिया छोटे ग्राउंड में, कि ताकि उनको पता है ना क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी इतनी अवाम को तो पता नहीं है, ताकि अवाम जो है इसके ऊपर भी लान तान करे जो ओसामा मीर है कि ये भी शॉर्ट पिच बॉलर है, इसने भी 82 रन दे दिए, और वो जो गैंग है वो बरकरार रहे। हसन भाई और सलमान अली आगा स्टिल एशिया कप से बैठे हुए हैं एज ए ऑलराउंडर आपकी टीम के साथ, अभी उनकी भी बारी आनी थी मगर अभी बारी नहीं आ रही, आगे मैचेस में उनकी भी बारी आएगी। लेकिन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अगेन द पॉइंट इज कि आज नवाज ने बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं किया, एंड अगेन ही कुड नॉट परफॉर्म विद द बैट। तो हमने पिछले मैच में भी कॉल किया था कि यार अगर भाई ये विकेट नहीं ले रहा और ये बैट से भी परफॉर्म नहीं कर रहा, मैंने हमेशा कहा है कि जो सऊद शकील शुड प्ले ओवर व्हाट्स हिज नेम, जो बैट्समैन सलमान अली आगा, सऊद शकील शुड प्ले ओवर सलमान अली आगा। सऊद को रिप्लेस नहीं करना चाहिए, सलमान को ना ही इफ्तिखार को करना चाहिए। लेकिन अगर नवाज ने यही परफॉर्मेंस देनी है, ना वो विकेट लेंगे ना वो बैटिंग में रन्स कर पा रहे हैं, तो व्हाई नॉट गेट सलमान बैटर, उनकी बैटिंग को हमें दाद देनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं ना कि जी आप कह रहे थे टीम से बाहर, मैंने बिल्कुल कहा था टीम से बाहर, और मैं कहता हूं कि टीम से बाहर होना चाहिए क्योंकि वो सऊद की जगह नहीं खेलना चाहिए, वो इफ्तिखार की जगह नहीं खेलना चाहिए। मगर अगर आपने अगर नवाज ने ऐसी परफॉर्मेंस देनी है तो प्ले हिम देन। नहीं, इस तरह भी कर सकते हैं ना कि इफ्तिखार को हसन भाई हम थोड़ा सा ऊपर की बजाय नीचे ले आए, प्रॉपर फिनिशर का रोल दे दें, और सऊद के बाद हम फिट इन कर लें सलमान को, प्रॉपर फिनिशर का रोल जो आसिफ अली का रोल था। आपके चीफ सिलेक्टर जो हैं उन्होंने फोन किया मिकी अगर को, पूछा भी कि 11 प्लेयर्स कौन से खेल रहे हैं, उनकी मर्जी के अभी तक नहीं खेले, तो उन्होंने शटअप कॉल दे दी है, और कॉल ऐसी दे दी है कि जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और मैं ही जानता हूँ, मैनेजमेंट में भी टीम भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब उसमें क्या दोहरा रह गया, क्या चीज ऐसी रह गई कि अभी तक आपके 11 प्लेयर सेट नहीं होके दे रहे, आपके 4 मैचेस हो चुके हैं। अच्छा, ये इंजमाम को मिकी ऑथर ने कहा? बिल्कुल, यही जो है खबरें गर्दिश चल रही थी, और ये रिजल्ट देखें, ये अंदर की खबर बताइए आपने, ये गर्दिश खबर है, और यही खबरें ऐसी खबरें आती रहेंगी। जब मैंने कहा कि जब हारते रहते हैं तो चीजें होती रहती हैं, जब जीतेंगे तो सारी चीजों पर पर्दा फट जाता है। तो ये पाकिस्तान नेशन जो है, अच्छा, खबरें तो ये भी आई थी सर कि कप्तानी की जंग चल रही है, लेकिन आज बहुत जल नजर आए, स्पेशली शाहीन भी जल नजर आए, बाबर भी जल नजर आए और रिजवान भी। कल तक तो हमारे पास यही खबरें आ रही थी कि कप्तानी की जंग चल रही है तीनों में। देखिए, कप्तानी की जंग तो चल रही है नो डाउट, मगर वर्ल्ड कप तो फिनिश होने दें, अभी वर्ल्ड कप के मैचेस तो जीते हैं आप, आगे आपके टफ मैचेस आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस हार के वापस कमबैक करके आई है इस टूर्नामेंट में, और 5 दफा चैंपियन रह चुकी है। आने वाला मैच आपके अफगानिस्तान से है, उसके बाद 4th पोजीशन पे आप फिर नीचे चले गए डाउन द ऑर्डर, तो बार बार थोड़ी ऐसी इनिंग्स खेलेंगे सऊद शकील या रिजवान, आपको टीम कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। आगे वर्ल्ड कप में 2 मैच रह गए, 1-2 मैच रह जाएंगे, उसके बाद आपका वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा। जवाद, ओपनिंग का प्रॉब्लम तो सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, और आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने ओपनिंग पार्टनरशिप की, लेकिन मुझे एक स्लॉट है जो नवाज का स्लॉट है, उसको फिल इन करने के लिए अगर हम किसी को, या जिस तरह फखर जमान साहब इंजर हैं, 7 या 8 दिन बाद उनकी इंजरी खत्म होगी, ऑलरेडी आधा वर्ल्ड कप तो हमारा खत्म हो चुका होगा, 2 मैचेस हमारे बाकी रहते होंगे, उनको ये नहीं कह सकते यार फखर आपने वर्ल्ड कप भी हमारे साथ दिया था, इंजर होकर बाहर हो गए थे, आप जरा इंजर होकर बाहर हो जाए, हम अबरार को चिप इन कर लेते, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट जिस टीम का जितना स्ट्रांग होगा, आज के मैच में भी मुझे इस पूरे मैच को जो डिफरेंस है वो स्टोनिस और जंपा लगे, और जंपा ने जो मैन विकेट ली वहां से मैच हमारे। जरूर, पहले तो ओपनिंग पे बात करते हैं। मेरे ख्याल में ओपनिंग, मैंने आपको पिछले कल भी कहा था कि यू हैव टू गिव इमाम अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, वो बुरा नहीं लग रहा है, वो सिर्फ सिली शॉट्स पे आउट हो रहा था, आज भी ही प्लेड सम एक्सीलेंट शॉट्स, लेकिन इवेंचुअली जो आउट फाइनल पे आउट हुए, इसके बाद थर्ड टाइम इवेंचुअली जो है वो आज फिर जब शॉट पे आउट हुआ है, वो अगेन
आउट होने वाला, ना तो बॉल था ना वो शॉट आउट होने वाला था। तो मेरे ख्याल में लेकिन जो 70 रन उसने किए वो बहुत अच्छे किए, तो आपकी ओपनिंग समहाउ मेरे ख्याल में क्लिक कर जाएगी। एज फार एज फखर जमान इज कंसर्न, कैप्टन को ब्रेव होना पड़ेगा, मैनेजमेंट को ब्रेव होना पड़ेगा। या तो आप ये डिसाइड कर लें वंस एंड फॉर ऑल कि फखर जमान हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है, देन यू सेट हिम आउट, क्योंकि आप एक दफा बंदा चला जाएगा तो वापस तो नहीं आ पाएगा। तो मैनेजमेंट को, कैप्टन को ब्रेव होना पड़ेगा कि यार फखर जमान मुझे नहीं चाहिए, या मैनेजमेंट का हमें नहीं चाहिए, यू ब्रिंग समबडी फ्रॉम जो आपके रिजर्व प्लेयर हैं उनमें से अंदर लेके आए। लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट खुद इतनी कंफ्यूज्ड है, यार फखर को रख लो शायद कहीं जरूरत पड़ जाए, इसको रख लो शायद की जरूरत पड़ जाए। जब आप इन स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, आपकी 11 ही पक्की नहीं है, अगर आपकी 11 पक्की होगी ना तो ये डिसीजन आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा कि आपने किसको बाहर करना है। फील्ड में या मोहम्मद वसीम जूनियर को बाहर करके ना 2 फील्डर्स आपके एवरेज, यार जमान खान को ले आए, शायद आरिस से अच्छा। यू कांट डू दिस बाय चॉइस ना। नहीं, कोई इंजरी हो सकती है ना यार, इंजरी हो सकती है। ख्वातीन आजाद यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। बॉलिंग के शोबे की हमने बात की, लेकिन अब बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं हसन रजा साहब से और जवाद से कि बैटिंग डिपार्टमेंट में कहाँ पे खराबियां थी और किस जगह पे हमने मैच लॉस किया है। सबसे पहले हसन भाई, आप क्योंकि काफ़ी देर से जवाद से ही हम आंसर ले रहे थे, ये बताइएगा कि आज पाकिस्तान की ओपनिंग का प्रॉब्लम तो हमें सॉल्व होता हुआ नजर आया, लेकिन उस ओपनिंग के प्रॉब्लम से हमें मिडिल ऑर्डर सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आया। एक दिन ओपनिंग फेल हुई, बाबर आजम फेल हो गए, तो एक ओपनर और मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज खड़ा हो गया। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला के आउट होने के बाद इमामुल्लाह का आउट हो गए, फिर सारू को स्टार्ट मिला, रिजवान को स्टार्ट मिला, बाबर को भी हल्का फुल्का स्टार्ट मिला, साउथ शकील को स्टार्ट मिला, इफ्तिखार को स्टार्ट मिला, लेकिन नो वन कैपिटलाइज। देखिए, जब आप टॉप ऑर्डर अच्छा खेल रहा होता है, 71 रन की खेली अब्दुल्ला शफी ने, बैड शॉट जिसको कहते हैं शॉट सिलेक्शन, वो गलत था वहाँ पर। उसके बाद अगेन जिस तरह से फिर इमाम उल हक ने खेला है, हम वही बता रहे हैं कि 2 दफ़ा वो नीदरलैंड के खिलाफ उसके बाद पुल करते हुए आउट हुए फाइन लेग पे, और फिर दोबारा थर्ड मैन पे स्लैश करते हुए बाहर आउट हुए। हम पिछली दफ़ा भी एशिया कप में बात कर रहे थे कि फ़खर जमान कहाँ आउट हो रहे हैं, फ़खर जमान स्लिप में आउट हो रहे हैं, नेपाल के अगेंस्ट फ़खर जमान कट शॉट पे आउट हो रहे हैं। तो इनफॉर्म बैटर्स और आउट ऑफ फॉर्म बैटर्स का मसला यही होता है कि जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आपको इनिंग को कैरी करना पड़ता है, और कैरी इस तरह से करना पड़ता है कि अपने शॉट्स को रोकना पड़ता है। एक टाइम पे आपने स्लैश नहीं मारनी होती दाएं बाएं चाहें कि मैंने पुल मार दिया, कट मार दिया है। विराट कोहली को देखें आप, शुभमन गिल को देखें आप, कैसे टेक्निकली खेल रहे होते हैं। वो बॉल के रीच में आते हैं और सामने जाके फ्लिक करते हैं, ऑन साइड पे भी ऑफ साइड पे भी। जब तक आपकी बॉडी क्रिकेट में बॉल के सामने नहीं होगी और मैट पे बॉल को नहीं खेलेंगे आप, तो आप ये मिस्टेक्स करते रहेंगे। वहां से टर्निंग पॉइंट था, पार्टनरशिप लग गई। उसके बाद मेन टर्निंग पॉइंट था जहां पर एडम जंपा आए, 2 जो ओवर्स जो है फास्ट बॉल कर रहे थे, और कैप्टनसी को दाद दूंगा ऑस्ट्रेलियन की, जहां उनको पता था कि अब यहाँ पर पिटाई लगना शुरू हो रही है, बॉल सीम स्विंग नहीं हो रहा था, ऑफ कटर बॉलें कर रहे थे फास्ट बॉलर्स, उनको शॉट्स लग रहे थे। रिजवान ने मारे, सऊद शकील ने फिर जो है लॉन्ग ऑन अंदर लिया और मिडिल पे 2 चौके मारे। वहां से वो अगले 2 ओवर के बाद एडम जंपा को लेके आए, और जहां से मिस्टेक जो है वो इफ्तिखार ने की है और फिर रिजवान ने की है, क्योंकि स्पिनर के पास चांस है, उनके 3 ओवर बाकी थे, और वही विकेट्स थी जो पूरे मैच का नक्शा बदल दिया, और वहां से हम मैच जो है हारते गए। एक्सपेक्टेशन फिर नवाज से आ गई, फिर हसन से आ गई, फिर शाहीन शाह अफरीदी से आ गई, फिर 62 रन से ये मैच हार गया। और यही फ्लॉज होते हैं कि आपने जब रन चेज करने होते हैं तो आपको ये बनाने पड़ते हैं और आपके मेन बैटर्स क्रीज पे मौजूद हों। वेयर वी लॉस्ट द मैच एक्चुअली। मेरे ख्याल में आप पहले तो मैच हारे पावर गेम के ऊपर। पावर गेम पे इस तरह हारे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने मारे 19 छक्के, आपने मारे 6 छक्के। अब डिफरेंस 13 छक्कों का है, अगर हम मैथमेटिकली जाएं तो शायद 26 रन का फर्क पड़ता है, लेकिन वो 26 रन नहीं है, 13 छक्कों के ज़्यादा रन बनते हैं। वो 13 छक्के नहीं, एज इन जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर 2-2 रन की, अगर आपने बाउंड्री ज्यादा मारी हुई ना, बाउंड्रीज आपने ज्यादा मारी हुई, आपने चौके मारे में ज्यादा, लेकिन हम छक्के कम मारे में, तो अगर आपने 13 छक्के कम मारे तो मतलब आपने ज्यादा चौके मारने के बाद 26 रन का फर्क पड़ा। पॉइंट ये कि वो जब 26 दफ़ा या 13 दफ़ा बॉल मजीद बैट्समैन या बॉलर के ऊपर से या फील्डर के ऊपर से बाहर जाएगी ना, तो पूरी की पूरी टीम जो है ना एकदम से गिर जाती है कि यार इतनी ज़्यादा बॉल इधर से भी बाहर जा रहा है, बॉल उधर से भी जा रहा है। तो फॉर स्टार्टर्स मेरे ख्याल में मैच आ रहे कि हमारे 6 हिटिंग एबिलिटी बहुत कम है, पावर गेम हमारी बहुत वीक है। उसके बाद दूसरी जगह जहाँ पे हम मैच आ रहे, देखिए हम जब फैंस होते हैं मैच देख रहे होते हैं ना, तो हम ये काउंट कर रहे होते हैं यार कि अगर 10 ओवरों में इतना कर ले, 20 में इतना कर ले, 30 में, तो व्हेन वी वर वाचिंग द मैच ना, तो हम ये कैलकुलेट कर रहे थे यार कि किसी तरह पाकिस्तान जो है ना 40 ओवरों में 268 270 के दरमियान स्कोर कर ले, और 10 ओवरों में अगर हमारे पास विकेट है तो हम 70 80 90 रन करने की एबिलिटी रखते हैं। और आज हम 266 रन पे वहां पहुंचे भी। 38 ओवरों में हमारे रन थे 266, 12 ओवरों में हमें चाहिए था 102 रन और हमारी 6 विकेटें थी। वहां से एक और ब्यूटीफुल कोलैप्स यही इंडिया के खिलाफ हमने किया। 35 रन पे हमारी 8 विकेटें गिरी, आज हमारी 33 रन में 6 विकेटें गिर गई हैं।
ये शायद लोगों को ये बात आपको भी अच्छी ना लगे, लोगों को भी अच्छी ना लगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारी टीम ना समहाउ जिम्बाब्वे की वो टीम है जिसमें हीथ स्ट्रीक, नील जॉनसन, एंडी फ्लार, ग्रांट फ्लार खेलते थे कि ऊपर से बहुत अच्छा खेल जाते थे और एकदम से जब जैसे ये दोनों आउट होते थे नीचे वो कोलैप्स हो जाता था। बांग्लादेश की वो टीम है जिसमें उनका टॉप बहुत अच्छा होता था, जैसे तमीम बहुत फायर करते थे या उनके एक दो प्लेयर्स और बहुत अच्छे, सोम्या सरकार वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे और 2-3 नंबर तक बंदा परफॉर्म करता तो एकदम से जमीन में गिर जाती। तो मुझे पाकिस्तान की टीम से स्पेशली हमारे नंबर 6 के बाद ना एक वो फीलिंग आने शुरू हो गई कि हम वो बांग्लादेश की या स्पेसिफिकली जिम्बाब्वे की वो टीम बन गई है जो 90s के दौर में थी कि हमारी टेल जो है ना वो एब्सोल्युटली रबिश है, एब्सोल्युटली रबिश है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हसन अली की जिम्मेदारी है मैच जिताना बैट से या फॉर दैट मैटर शाहीन की, बट एटलीस्ट चिप इन यार, कुछ तो चिप इन करो, कुछ तो फाइट बैक दिखाओ। उस दिन हमने जिक्र किया, भी हसन भाई से मैंने जिक्र किया था कि 26 किए थे अफगानिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ राशिद खान ने, 28 किए मुजीब ने। इसी तरह जब साउथ अफ्रीका वाला मैच था उनका दत्त लड़का था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, लेकिन वो आए 9वें नंबर पे, उन्होंने 27 रन किए, 3 छक्के मारे। मिचेल स्टार्क ने 2 दफा इनिंग्स खेली है अपनी और लो स्कोरिंग पे ऑस्ट्रेलिया आउट हुई है, 28 रन किए एक इनिंग में और एक 29 रन किए उन्होंने। देखो यही फर्क है कि आपकी टीम जब 368 चेस करना है ना भाई, तो एवरीबॉडी नीड्स टू चिप इन। 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 करें, बट चिप इन। आपको अबू धाबी में वो इनिंग्स याद है शहीद अजमल और मोहम्मद आमिर की लास्ट विकेट की पार्टनरशिप? आपको अब्दुल रज़ाक के वो छक्के याद है साउथ अफ्रीका के खिलाफ? आपको उमर गुल के वो छक्के याद हैं जो उन्होंने आई थिंक उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाए थे? आपको अफरीदी की 7वें नंबर की इनिंग्स याद होनी चाहिए, आपको वसीम अकरम का आके खड़ा हो जाना याद होना चाहिए। मुझे इतनी जबरदस्त टेल होती थी कि ऊपर से बड़े बड़े नामी ग्रामी बल्लेबाज आउट होते थे, नीचे से आके टीम उठ जाती थी। उनको शौक था ना, उनको बैटिंग का भी शौक था, ये नहीं कि बॉलिंग करी हमने और साइड पे हो गए। शौक होता है एज ए ऑलराउंडर बनने का और एग्जीक्यूट करने का अपनी इनिंग्स को। सर दिल जिगरा भी तो होता है ना, एग्जीक्यूशन देखें जब ये होगा। जो जवाब बात कर रहे हैं ना, एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन चिप इन होने की बात कर रहे हैं। सिलेक्शन होगी ना, मिचेल स्टार्क आया, हसन अली को एक शॉट उन्होंने सामने लॉन्ग ऑन पे मारा, बॉलिंग ओवर बॉल करे थे, दूसरी बॉल पे वो बॉलिंग राउंड आ गया, बॉलिंग राउंड आके यहाँ पर उनको जो है कनपट्टी पे जैसे कहते हैं बॉल बाउंसर मारा, उसके बाद वो पेडल शॉट खेलने शुरू हो गए, कॉर्ड बैंड हो गए। तो क्रिकेट की अवेयरनेस देखें ना, बॉल टू बॉल आपने खेलना है, आपने बॉल की रेंज में आके खेलना है कि मैंने किस तरफ शॉट खेलनी है, और बैकफुट पे आप फौरन चले जाते हैं, तो शॉट सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हसन अली तो मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लग रहा था हसन अली तो किसी डांस शो में आए हुए हैं, कभी वो ऑफ के बाहर भाग रहे हैं, कभी वो लेग के बाहर भाग रहे हैं, मतलब कि जब बाउंसर लगती है तो फिर ऑफ द पिच जब बाउंसर लगती है अटेम्प्ट करते हैं तो ऐसे ही लगता है ना। हमारी तरफ थोड़ी है कि हम जब चौके छक्के खा रहे होते हैं तो जाके मुस्कुराते हैं, पहले स्माइल देते हैं, या नसीम शाह हैं वो पहले बालों को ठीक करते हैं, उसके बाद जाके वो बॉल करते हैं अगली चीजें। तो क्रिकेट में आपको एज ए प्रोफेशनल अप्रोच दिखानी पड़ेगी। अच्छा, अगर से क्रिकेट नहीं खेला, we are badly missing the slot of Abdul Razak and Shahid Khan Afridi. We are मैं तो कब से कह रहा हूं हमारे ऑलराउंडर है ही नहीं। The spinner after Saeed Ajmal. अग्रीड, मैं कब से कह रहा हूं, ना तो हमारे स्पिनर्स है, ना हमारे ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर होता है हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर है मिचेल मार्श, ऑलराउंडर है स्टॉइनिस, ऑलराउंडर है लेट्स से क्रिस वोक्स, सैम करन। आप साउथ अफ्रीका में चले जाएं, प्रोबेबली जॉन क्लासन नहीं सॉरी जेंसन अब महाराज को ही बोलते हैं उन्होंने एग्जैक्टली। आप देखिए उस दिन केशव महाराज ठीक है वो मैच हार गए, बट ही स्टूड देयर, ही स्कोर्ड 40 रन। चलते हैं 9 विकेट पे वो मैच फाइट कर रहे थे, बिल्कुल एग्जैक्टली। और सब एक और पॉइंट जो पाकिस्तान टीम ने मिस किया, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हम लोगों ने, कि ऑस्ट्रेलिया वर बिहाइंड द बॉलिंग रेट, मतलब उनके ओवर रेट पे वो पीछे चल रहे थे। तो अभी तक जब तक मैच चल रहा था वो 3-3.5 ओवर तकरीबन हो चुके थे कि 3-3.5 ओवर तक ना उनको अपनी फील्ड 4-5 की जगह 4 अंदर रखनी पड़ेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उन पे ये मुसीबत आने ही नहीं दी है। हमने 45 ओवर में ही मैच रैप अप कर दिया कि ताकि उनको वो 3 ओवर जो है ना चार फील्डर के साथ 5 फील्डर का फील्ड बॉलिंग करानी ना पड़े। तो मेरे ख्याल में हमें मैच को लंबा ले जाना पड़ेगा। हम सर क्या 305 हमने किए, 63 रन से मैच, 62 रन से मैच, और आप 4.5 ओवर पीछे पड़े हुए थे। आई एम नॉट सेइंग कि 4 ओवरों में 62 करना आसान है, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप करीब जरूर जा सकते थे, लेकिन आपने जिस तरह की बैट थ्रो करना शुरू किया और आपकी जो अप्रोच थी ना, वो मेरी समझ से बाहर है। और दिस इज कॉस्टिंग अस बिग टाइम। ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, ये 50 ओवर क्रिकेट में आपको बहुत ज्यादा बड़े प्रॉब्लम लगेगी, क्योंकि 50 ओवर थोड़ी सी डिफरेंट है। यही टीम जब देखे ना, इन्होंने एंड पे आके किस तरह संभाला दिया, वो वही बॉलर थे, सारी चीजें उसी तरह थी, लेकिन पूरे ऑस्ट्रेलिया को वो जो इतने बड़ा रन बनाने जा रहा था उसको क्लैश भी किया। तो ये T20 की टीम हमारी बनती जा रही है, सेम लाइक वेस्ट इंडीज। क्या पता इसी तरह के हालात रहे तो हमें 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई खेलना पड़े। हसन भाई टॉक्स अबाउट बाबर आजम,
जो पहले कप्तानी में हमें वेवर्ड लग रहे थे, कप्तानी उनकी अच्छी नहीं थी, फैसले उनके अच्छे नहीं थे, डिफेंसिव कैप्टनसी करते थे, आज थोड़ा सा वो आउट ऑफ बॉक्स गए इफ्तिखार को लगा के, लेकिन वो भी एट दैट टाइम थोड़ा सा महंगा भी पड़ा। तो मुझे ये बताइएगा कि बाबर आजम एज ए कैप्टन तो चले परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन एज ए मेन प्लेयर ही इज अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बट ही इज नॉट परफॉर्मिंग राइट नाउ फॉर पाकिस्तान। देखें पास में अगर देखें तो बहुत सारे कैप्टन ऐसे हैं, और मैं अगर नाम लूँगा तो एक सरफेस लिस्ट है कि जो कप्तान बनते गए अपने करियर में और परफॉर्मेंस भी नहीं हुई और कैप्टनसी भी नहीं हुई, टीम भी नहीं जीती है, वो ड्रॉप होते गए, वो बाहर होते गए। अब बाबर आजम को सबसे पहले तो अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। डजंट मैटर कि अगर कैप्टनसी भी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आपके पास रिजवान ऐसे कीपर हैं बिहाइंड द स्टंप्स के वो वाइस कैप्टन के तौर पे आ सकते हैं। वाइस कैप्टन एक था, आपने बाहर बिठा दिया मैच में, क्योंकि ना बॉलिंग से परफॉर्मेंस हो रही है ना बैटिंग से हो रही है उनकी। अगेन परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली को अगर आप देखें तो 48 सेंचुरी उनकी हो गई, 19 सेंचुरीज पे अभी बाबर आजम अटके हुए हैं, 3 से 4 इनिंग उनकी हो गई हैं, वो लंबी इनिंग खेल नहीं पा रहे हैं। मेरे ख्याल में एक प्रेशर है कैप्टनसी का, वो बड़ा मुश्किल होता है। अब मगर जब सेट बैट्समैन है वो सेट खेल रहे हैं तो मैं कैरी करें पूरा, एक लम्हे में अपना शॉट थोड़े से रोकें और एक 25-30 रन निकालें सिंगल डबल से प्लेसमेंट पे, वहां पर आप 100-150 रन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में देखें, फिर बात करें के राहुल की, रोहित शर्मा की, कि जब वो मुश्किल बॉलें जो है सेशन का वो गुजार देते हैं सिंगल डबल्स करके, जहां पर अगले एंड से कोई एक थोड़ा सा हल्का बॉलर आया था उसको एक ही ओवर में लूट लेते हैं वो बैटर्स। ये इंपॉर्टेंट है। बाबर आजम के पास अभी चांस है, स्टिल 5 मैचेस हैं पाकिस्तान के, 100-150 रन की इनिंग खेलेंगे, आप वापस अपने शल में आ सकते हैं हम। लेकिन जीतना भी तो है। अच्छा सर ये बताएं, वो रन करेंगे तो जीतेंगे ना। वो अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह का शॉट खेला जवाद, जिस तरह का इमाम उलक ने शॉट खेला, जिस तरह का सऊद शकील ने शॉट खेला, क्या इन लड़कों के पास कोई गेम प्लान नहीं देती, या कप्तान या साथ खेलने वाला सीनियर प्लेयर उनको बताता नहीं है कि आपने इस फेज से खेलना है और यहाँ पे गलत शॉट नहीं खेलना और इनकी खिंचाई नहीं होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो हमने ये पॉइंट आउट करना कि ये हो क्यों रहा है। आपने मिचेल मार्श का स्ट्राइक रेट देखा है, तकरीबन 117, 118, 120 का स्ट्राइक रेट है। वार्नर का स्ट्राइक रेट देखें, मेरे ख्याल में 140-50 के करीब उसका स्ट्राइक रेट था। हमारा इमाम ने किए 70-71 बॉल पे, अब्दुल्ला ने किए 64-61 बॉल पे। टॉप स्कोरर और कौन था? सऊद शकील 31 किए 31 बॉल पे। रिजवान ने किए 36, मेरे ख्याल में 30 के 32 बॉलों पे 40 कुछ किए, सॉरी। तो पॉइंट ये भाई कि जब आपका स्ट्राइक रेट इतना गिरा हुआ होता है ना, तो आपको एक हमेशा आपके बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ चल रही होती है कि आपने रिलीज शॉट मारना है। और अब्दुल्ला के एज फार एज अब्दुल्ला इज कंसर्न, मेरे ख्याल में अब्दुल्ला ने बहुत ही जल्दी कर गया, बहुत अच्छा खेल रहा था। अगर आपने 70 कर लिए थे तो आप एटलीस्ट गिव योर सेल्फ अ चांस। आप देखें तो स्टोइनिस कर क्या रहा है, पहला बॉल कर रहा था, यू केम डांसिंग डाउन द विकेट एंड यू थ्रू द विकेट अवे। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, इतना इजी आप हिट नहीं खाते। आपको पता होना चाहिए कि वो फीट मूवमेंट आपकी देखते हैं, Exactly. बैक फुट पे जा रहे हैं या फ्रंट फुट पे जा रहे हैं। वो जब अपना पार्ट टाइमर पे लगाते हैं, पूरे प्लेन के साथ लगाते हैं कि इसके खिलाफ बैट्समैन क्या सोच रहा होगा और हमने क्या एग्जीक्यूट करना है। सर आई एम श्योर कि मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन आई एम श्योर मेरे ख्याल में स्टोइनिस को शायद इन्होंने पहले कभी खेला नहीं होगा इंटरनेशनल लेवल पे, तो एटलीस्ट गिव योरसेल्फ अ चांस यार। एक बॉल 2 बॉलें देख तो लो एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो मेरे ख्याल में गलत शॉट सिलेक्शन थी, अब्दुल्ला की भी, इमाम की भी शॉट गलत थी। और एज फार एज सऊद शकील क्रॉस चले गए, मिड विकेट मारना चाह रहे थे, लेकिन वो बॉल एक बहुत ज्यादा जंप करके हेजलवुड पे बॉल पे आउट हुआ था। हेजलवुड टॉल है, बॉल को बाउंस बहुत अच्छा मिलता है, बॉलिंग राउंड भी आते हैं, अराउंड भी आ रहे हैं, और फिर एकदम उनका हाइट की वजह से बाउंस बहुत अच्छा मिलता है। तो वो सऊद की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ऊपर चढ़ गया और वो लेग मिड विकेट की जगह बॉल जो है बाउंस अच्छा मिला है। खेलते कहां हैं ऑस्ट्रेलिया? सर कल 2 मैचेस हैं, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। आप बताइएगा, नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका का मैच और उसके बाद साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, द बिग मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट, हु विल विन? बड़ा मैच है, अब नीदरलैंड की तरफ जाऊंगा, कोई अपसेट हो सकता है लग रहा है। वेरी गुड। और दूसरी तरफ कौन सी टीम बताई? साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। सर आप किसकी तरफ जाएंगे? श्रीलंका एंड इंग्लैंड। श्रीलंका एंड इंग्लैंड। मैं जाऊंगा जी नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका में नीदरलैंड के साथ, और इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका में मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड शायद बाउंस बैक करेगा। लेट्स सी क्या होता है जी। फोरकास्ट की जानिब से कल सवाल किया गया था कि कौन होगा मैन ऑफ द मैच, और राजा मोहम्मद लुकमान साहब को मुबारक हो, आपने औसाफ डिजिटल पे, डेली औसाफ पे, ABN पे आपने इसका जवाब दिया है और आपको आपका गिफ्ट टाइम पर पहुंचा दिया जाएगा। बस कीजिएगा ये कि जल्दी से अपना एड्रेस ज़रूर भेजिएगा। फोरकास्ट की जानिब से कल का सवाल भी आप के साथ छोड़े जाते हैं कि कौन होगा कल के मैच के विनर, और कल अगर आप दोनों मैचेस के विनर बता देते हैं तो 2 गिफ्ट हैम्पर आपको पहुंचेंगे, और देखते हैं कि कौन होगा वो लकी विनर। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।